नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्टेट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत झारखंड की खबरों के साथ करेंगे। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा व राज्यसभा में ये कहा कि हम तीसरी बार आएंगे और 400 पार लाएंगे। देश में जो हालात चल रहे हैं उस वक्त में कोई व्यक्ति यदि ऐसा कह रहा है तो कहीं ना कहीं कोई स्पष्ट सोच है, और वो सोच है भारत में लोकतंत्र को समाप्त करना, और ये बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। भट्टाचार्य झामुमो कार्यालय में प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इधर जेएसएससी पेपर लीक मामले में राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है और झारखंड सरकार पर युवाओं का आक्रोश देखने को मिल रहा है। और उसी बीच पिछले दिनों पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और विनोद सिंह के बीच हुए चैट चर्चा का विषय बन गई है। इधर बीजेपी सरकार पर आक्रामक है। आज राजभवन के समक्ष भाजपा युवा मोर्चा द्वारा झारखंड सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 6 लाख से भी ज्यादा छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इनकी मेहनत पर पानी फिर गया। एक भी परीक्षा सरकार सही ढंग से नहीं करा पा रही है तो ये राज्य कैसे चलाएंगे। इस प्रदेश में लुटेरों को संरक्षण दिया जा रहा है। लोजपा पशुपति पारस गुट के राष्ट्रीय परिषद की बैठक पटना में आयोजित होगी और उसमें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन को मजबूत करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। और उसकी जानकारी बोकारो सर्किट हाउस में लोजपा पशुपति पारस गुट के प्रदेश अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य डॉक्टर राजकुमार राज ने बोकारो में मीडिया से बात करते हुए दी है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस सहित 5 लोजपा के सांसद, विधान परिषद सदस्य के साथ साथ सभी 29 प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक पटना के एक मिलर रोड पर आयोजित की जाएगी और इसमें एनडीए गठबंधन को मजबूत करने को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा जाएगा। इधर राजधानी रांची का राजभवन उद्यान हर वर्ष आम लोगों के लिए घूमने के लिए खोला जाता है। 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक राजभवन उद्यान आम लोगों के लिए खोला गया है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजभवन के गेट नंबर 2 से आम लोगों की एंट्री होगी और ये एंट्री लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगी, परंतु राजभवन उद्यान घूमने आए लोगों को अपने पास पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। झारखंड राजभवन लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ है और आम लोगों के लिए सबसे पहले उद्यान वर्ष 2004 में खोला गया था। राजभवन के इस उद्यान में लगभग 400 किस्म के गुलाब हैं और जो उद्यान को काफी मनमोहन बनाते हैं। साथ ही मौसमी फूल भी लगे हुए हैं और इसके अलावा यदि पेड़ों की बात की जाए तो रुद्राक्ष, कल्पतरु, चंदन जैसे वृक्ष भी लगे हुए हैं। राजभवन घूमने आए लोग उद्यान का मनोरम नजारा लेते नहीं थकते। साथ ही साथ बच्चे विशेष तौर पर इस उद्यान में घूमकर काफी उत्साह में नजर आते हैं। इधर बुधवार को अफीम विनिष्टीकरण करने निकले सदर थाना के जवानों पर घात लगाकर टीएसपीसी के नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है और इस घटना में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। घायल जवान आकाश की स्थिति गंभीर है और जिसे बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा रांची रिम्स भेजा गया है, जबकि 2 जवानों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई भीषण मुठभेड़ में शहीद होने वाले 2 जवान सिकंदर सिंह और सुकन राम हैं। अफीम विनिष्टीकरण कर लौट रहे पुलिस पर टीपीसी नक्सली घात लगाकर घटना का अंजाम दिया है। तो 2 जवान शहीद और 3 घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस घटना को अंजाम देने के लिए पुलिस पर टीपीसी जो नक्सली हैं वो घात लगाकर घटना को अंजाम दिया है। पुल पर घात लगाए नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और जिसमें 2 जवान शहीद हो गए, 3 घायल बताए जा रहे हैं। इस तरह की मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें
कि इस घटना में 2 जवान शहीद हैं और जबकि 3 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवान आकाश की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है और जिसे बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर द्वारा रांची रिम्स भेजा गया है और 2 जवानों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई इस भीषण मुठभेड़ में शहीद होने वाले 2 जवान सिकंदर सिंह और सुकन राम हैं। अफीम विनिष्टीकरण कर लौट रहे पुलिस पर टीपीसी नक्सली घात लगाकर घटना को अंजाम देने की फिराक में बैठे थे और इसी तरह उन्होंने घात लगाकर इस घटना को अंजाम दिया। इधर लोहरदगा जिले के आवासीय विद्यालयों में रहने वाले छात्राओं को कितना सही भोजन मिल पा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण ये छात्राएं हैं जो करीब 100 की संख्या में आज सुबह किस्को प्रखंड से जिला मुख्यालय पहुंची और इन छात्राओं में सिस्टम के प्रति इतना ज्यादा आक्रोश था कि शिक्षा विभाग के कर्मियों के द्वारा दिए जा रहे अल्पाहार को लेने से मना करते दिखे। हालांकि पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अपरूपा पाल चौधरी ने कहा है कि छात्राओं की नाराजगी की वजह को समझने का काम किया जा रहा है और इस पूरे मामले में दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने स्पष्ट किया कि छात्राओं की पढ़ाई और अन्य सुविधाओं के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं छात्राओं का कहना है कि उन्हें भोजन सही नहीं मिला, इसीलिए वो जिला मुख्यालय तक पहुंची हैं, लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के बीएसएल एलएच स्ट्रीट 2 के एक घर पर आज शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घर में बेटी की शादी के लिए रखा गया पूरा सामान जलकर खाक हो गया। घर में मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड समय से नहीं पहुंची और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद से आग को बुझाते हुए आग पर काबू पाया। इस घटना में घर में रखे लगभग शादी के जेवरात, नकदी सामान सहित 10 लाख रुपए की क्षति होने की बात कही जा रही है। ये घर महेंद्र दास का है जो अपनी पत्नी के साथ गांव गए हुए थे और वहीं घर में 2 बेटी मौजूद थी, जिसमें एक की शादी होने वाली है जबकि दूसरी शादीशुदा है। 28 फरवरी से बोकारो एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू नहीं हो सकेगी। गुरुवार को पूर्वी जोन की रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निवेदिता दुबे ने एयरपोर्ट का दौरा किया और अब तक की गई कार्रवाई और निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस संबंध में उन्होंने सुरक्षा संबंधित तैयारी की समीक्षा की। उनके साथ एयरपोर्ट सुरक्षा के निदेशक भी मौजूद थे। रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी से मुलाकात कर सतनपुर पहाड़ी पर लाइट लगाने की दिशा में कार्रवाई की बात कही। उन्होंने जिला स्तर से होने वाली कार्रवाई में तेजी लाने के संबंध में भी चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निवेदिता दुबे ने कहा कि अभी समीक्षा की जा रही है। एयरपोर्ट कब से शुरू होगा उसके समय के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। कई एजेंसी से कोऑर्डिनेट किया जाएगा। इधर बोकारो जिले में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत सभी को दवाई खिलाने का काम किया जाएगा और इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है और सभी केंद्रों में दवाई भी उपलब्ध करा दी गई है। इसकी जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए दी है। उन्होंने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में महिला पुरुष कर्मियों को लगाया गया है। अभियान को सफल बनाने में टीम जुटी हुई है। आपको बता दें कि 10 से 25 फरवरी तक ये दवा खिलाई जाएगी। आपको बता दें कि बोकारो जिले में 10 फरवरी से 25 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत सभी को दवाई खिलाने का काम किया जाएगा और इसके लिए व्यापक रूप से तैयारी की जा रही है। सभी केंद्रों में दवाइयों का स्टॉक पूरी तरह से उपलब्ध करा दिया गया है और इसकी जानकारी
सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश कुमार ने जब मीडिया से बातचीत की तो उस वक्त ये जानकारी साझा की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ साथ पुरुष कर्मियों को भी लगाया गया है। सरमेरा थाना क्षेत्र के गौस नगर गांव में मंगलवार की देर शाम बदमाशों ने भूमि विवाद में गर्दन में गोली मारकर 60 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी। सूचना पाकर गांव पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाई। वारदात का कारण 15 वर्ष पुराना भूमि विवाद बताया जा रहा है और हत्या के बाद गांव में परिवार की चीख पुकार गूंजने लगी। मृतक के पुत्र ललन यादव ने बताया कि शंकर केवट और दिलीप राउत से वर्षों से भूमि विवाद चल रहा था। देर शाम दोनों आरोपी उनके भतीजे के साथ मारपीट करने लगे। पिता छत पर थे, शोर सुनकर वो नीचे आए और उसी दौरान दोनों बदमाशों ने पिता पर 2 फायर किया। गोली गर्दन में लगने से उनके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। 6 कट्टा भूमि के विवाद में ये घटना को अंजाम दिया गया। तो थाना अध्यक्ष विकास कुमार यादव ने घटना को लेकर बताया कि घटना की सूचना के बाद पुलिस जख्मी को लेकर सदर अस्पताल लाई, जहां डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। आपको ये भी बता दें कि प्रारंभिक जांच में घटना का कारण भूमि विवाद प्रतीत हो रहा है और पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। 60 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या सिर्फ और सिर्फ भूमि विवाद को लेकर की गई। लगातार इस बात को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि 6 कट्टा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद के चलते ही गोली मारी गई और इस पूरे विवाद को अंजाम दिया गया। इस घटना का कारण भूमि विवाद प्रतीत होता है। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है और इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। बिहार के मुंगेर से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मौके से पुलिस ने भारी तादाद में असला बरामद किया। साथ ही 10 अर्धनिर्मित पिस्टल, मैगजीन समेत कई बड़े हथियार बनाने वाले उपकरण भी जब्त किए। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शामपुर थाना इलाके के जालकुंड पहाड़ी जंगली इलाके में अवैध मिनी गन की फैक्ट्री चल रही है और उसके बाद एसटीएफ, एसएसबी और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई कर फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 8 अर्धनिर्मित और 2 डमी पिस्टल, भारी मात्रा में मैगजीन, बेस मशीन समेत भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस ने मौके से आकाश मांझी और बल्लू मांझी को गिरफ्तार किया। दोनों शामपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों से पूछताछ के दौरान 4 नाम और सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी ने बताया कि सूचना के आधार पर एएसपी कुणाल कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। फिर छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी किया गया। पुलिस को अंदेशा है कि इस मामले में नक्सलियों की भूमिका हो सकती है। इधर किशनगंज शहर के मिलनपल्ली में राधा कृष्ण मंदिर के पास देर शाम राजकुमार मल्लिक नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्यारा और मृतक किशनगंज नगर पालिका में एनजीओ है और उसके अधीन सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए किशनगंज सदर अस्पताल भेज दिया। एसडीपीओ गौतम कुमार ने बताया कि पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार हत्या का कारण दोनों के बीच पुराना विवाद बताया जा रहा है। तो पुलिस घटना की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल के साथ साथ पुलिस कर्मचारी के रूप में जो अधीन थे, हत्या की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी और मृतक के बीच बताया जा रहा है कि पुराना विवाद था और इसी घटना को सुलझाने के लिए पुलिस भी पूरी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर किन कारणों के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। एसडीपीओ गौतम कुमार ने भी बताया कि पुलिस घटना की जांच में जुट गई है और जो जानकारी मिल रही है, जो पुलिस के मुताबिक जानकारी सामने आई है, उसके हिसाब से हत्या को जो कारण है वो दोनों के बीच पुराना वाद विवाद बताया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने हर जोन में एक हाईटेक का
साइबर सेल शुरू किया है। यहाँ तैनात पुलिसकर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई है और इन पुलिसकर्मियों ने कई लोगों के पैसे बचाए हैं और इसीलिए इन्हें साइबर कमांडो नाम दिया गया। इस दौरान मुंबई पुलिस कमिश्नर ने साइबर शील्ड लोगो लॉन्च किया। साइबर अपराधों पर जागरूकता फैलाने और उन्हें होने से रोकने के उद्देश्य से जुलाई महीने में मुंबई के सभी 13 जोन में साइबर सेल की शुरुआत की गई थी, जिससे मुंबई में होने वाली साइबर क्राइम की घटनाओं को सुलझाने में काफी मदद मिली है। और यही कारण है कि 2022 की तुलना में 2023 में डिटेक्शन प्रतिशत बढ़ गया है। 2023 में डिटेक्शन प्रतिशत 22% था, जबकि 2022 में यही आंकड़ा 11% था। इसके अलावा 1930 के कॉल सेंटर में सूचना मिलने के बाद पुलिस ने लोगों के 25 करोड़ रुपए बचाए हैं और इसीलिए अब उन्हें साइबर कमांडो की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर ने बुधवार को विशेष पुलिस आयुक्त देवेन भारती, संयुक्त आयुक्त सत्यनारायण चौधरी और विशिष्ट अतिथि भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक जीएस राणा की उपस्थिति में परियोजना के लोगों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान एक सत्र हुआ जिसमें साइबर विशेषज्ञों ने 200 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी। ये सभी साइबर क्राइम सेल से जुड़े हुए लोग हैं। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।